Pave the way, challenge, explore. And now let's put it together for Rakesh Tiwari. कौन नहीं जानता इनको, है ना? Unique poetic experience. Welcome. Multi-talented Rakesh Tiwari, known for his captivating Hindi poetry, compelling storytelling, and engaging podcasting. With a career spanning 7 years, he has shared his poetic creations on YouTube, poetry platforms, and graced stages across multiple countries. Acha? Let's hear it for him, please. Multiple countries. Come on. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले गिटार वाले को भगाया मैंने. नहीं यार, ऐसा लगता है कि यार कितनों की महफिल सजाएगा. ये इतने जोर से बजाता है, मुझे लगता है कभी भी किसी भी वक्त गुलाबी आंखें बजाएगा. नेशनल एंथम. ये सच में ऐसा लग रहा है कि सरोजनी नगर वाले पहुंच गए लद्दाख में. इंतजार की घड़ियां मिल गई खाक में. हमें पता था कुछ लोग सुनने आ गए, पर बहुत लोग आ गए मजाक में. है ना, किसी लम्हे, किसी दिन, किसी रोज नहीं देखे. मैंने एक साथ वर्सोवा में इतने कविता सुनने वाले लोग नहीं देखे. कहाँ से आ गए तुम लोग? हम कवियों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है. हमने 11 सीटर के सोल्ड आउट शो किए हैं. सबसे बेस्ट लड़कों का था भाई. लड़के अंदर आए सीधे कि पीछे वाली सीट कहाँ है पहले बताओ. ये फिजिक्स लेक्चर के मूड से बाहर नहीं निकल रहे हैं. और उसके बाद सारी लड़कियां आगे आ गई. तो मतलब मुझे मेरे पंडित जी की बात याद आ गई. मुझे बहुत भरोसा हुआ. मैं बहुत मानता हूँ पंडित जी को. उन्होंने कहा था कि शनिवार आते ही तुम्हारे गम तुमसे मुंह फेर लेंगे, और रात होते होते खूबसूरत चेहरे तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे. सारा ग्लैमर, खूबसूरती तो देखिए, यहाँ देखिए, है ना, कितनी आंखों में लेके हैरानियां बैठी हैं. लग नहीं रहा कि फार्म हाउस में बगीचे के नीचे में से सिंघानियां बैठी हैं. इनका अलग ही मुगले आजम चल रहा है कि लाओ हरबल्टी, और कौन आएगा यहाँ. नहीं ठीक है. मैं यहाँ से परफॉर्म करके सीधे निकल जाने वाला हूँ. नहीं वक्त सच में मतलब सच में यार. देखो, कहते हैं ना कि यार वक्त कुछ लोगों के लिए नहीं बदलता. यहाँ किसी के चेहरे को देख के, उनकी त्वचा को देख के उनकी उम्र का पता नहीं चलता. मैं तो कहता हूँ कि अगर आप समझदारी का लिबास कुछ देर के लिए उतार सकती हैं, बाल काले करवा लें, आप 40 लड़के मार सकती हैं. है ना. अदिति जी, आप कह रही थी आप 20 साल पहले 20 साल की थी. चल झूठी. है ना, कि जब आपको आपके पिताजी ने मतलब अफसोस, मतलब घर से जाने के लिए कहा, और आप इतनी कामयाब हो गई. हमको पिताजी ने जाने नहीं दिया. इसलिए नहीं कि यार ये अभी छोटा है, बच्चा है. पापा बोलते थे कुछ बीमारियां घर में गए तो अच्छा है. ये हमारी जिम्मेदारी नहीं निकले बाहर. मेरे बगल में आयुषी बैठी थी, है ना. तगंजी पड़ गई थी कि क्या हो सकता है कि चेहरा ना देखे ख्यालों में ना हो नहीं सकता. ऐसा चेहरा बैठा हो तो, है ना, कि यार मुझे लगा मेरे साथ पूरा मोहल्ला बैठा है. हम दोनों साथ थे. ऐसा लगा एक ही प्लेट में समोसा और रसगुल्ला बैठा है. अंकिता जी कहाँ, मुझे लाइट में दिखाना है ना. जब करण सर ने आपसे शादी की, मेरी वाइफ रो गई थी एकदम कांधे पर रख के कि मेरा पहला प्यार दूसरी बार अधूरा रह गया. रिफत भी आगे तानिया जी कविता पढ़ेगा बढ़िया. उनके बताया कि उनके पिताजी ने उनको मतलब 500 रुपये लिए तो सुना दिया, है ना. कि यार मतलब मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे. उन्होंने कभी किसी से बेमतलब के उधार नहीं लिए. जब मैंने 500 रुपये चुराए तो मुझे 76 पड़े कि 500 ही लिए, 1000 नहीं लिए. छोटी सोच. तो चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे. कायदे से सच में बता रहा हूँ. एक तो हम लोग, मैं तो आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ नवी मुंबई. मैं मुझको पूछ रहे हैं कि कब तक आओगे. मैंने बोला देखो यार, हमसे मत पूछो कि कब तक आना बाकी है. हम नवी मुंबई से आते हैं, हमारा आ जाना ही काफी है. हम ट्रेन लेके जाते तो भी लगता है एक्सप्रेस मेल में है. सच और झूठ के पास जितने मैदान आते हैं वो सारे पनवेल में हैं. सब पनवेल में भाई. मुझे लगता है चंद्रयान 2 भी वहां पे खारघर में क्रैश हुआ था.
3 भी इन्होंने बामन डोंगरी के आगे उतारा कहीं पे उल्वे में, है ना। विदुषी बता रही थी बैक पॉकेट, आपने लड़के के पॉकेट में हाथ डाल दिया, और मुझे लगा कहानी झूठी है, खाली कैसे मिल गया आपको। लड़कों के पॉकेट में क्या क्या होता है भाई, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवेल, है ना, आस पड़ोस की सबकी चाबी, उस लड़की की फोटो जिसे कभी कहते थे मेरे दोस्त भाभी, है ना, कि रामायण नहीं, रामायण का पूरा सुंदर कांड होता है, लड़कों के जो जेब में ना पूरा ब्रह्मांड होता है एकदम। दो जितने लड़कियों ने हाथ डाले बाद में कटवाने पड़े, मिनी नहीं कहाँ गया भाई साहब। ब्रह्मांड से मुझे याद है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ, और तुरंत मैं फटाक से 20-25 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं है एकदम से। मैं कवि सम्मेलन बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ कवियों की धोती खींची जा रही, भाई उतर जा, बैठ जा। हम लोग नहीं आते। एक तो इतने लोग देख के सारे पोर्ट्स को ऑडियंस गैज़म हो गया, कहाँ से आ गए भाई साहब। मतलब तुम्हारे लिए तालियां बजे, महफिल सजे, ऐसे मंजर कम ही आएंगे, है ना। पापा कहते थे कि इंजीनियर बन जाओ, कवियों को सुनने कवि ही आएंगे। तो या तो तुम लोग पागल हो या तो कवि बनने के फिराक में हो। तो ना मैं अलग अलग चीज़ों पे लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं मोस्टली जो है स्पेस, मुझे अंतरिक्ष बड़ा अच्छा लगता है, धरती से मन उब गया मेरा, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। सो मैंने काफ़ी चीज़ों पे लिखने की कोशिश की, अंतरिक्ष पे, चांद पे, हाल ही में चंद्रयान लैंड हुआ। ओ भाई साहब क्या जहर फैला इंस्टाग्राम पे, क्या जहर फैल गया एकदम ऐसे। सारे मोटिवेशनल स्पीकर का 2-2 साल का कोटा खत्म हो गया भाई। बाय डिफॉल्ट संदीप महेश्वरी की वीडियो मैं बता रहा हूँ अगली क्या होगी। तुम सब अपनी जिंदगी के चंद्रयान हो। संदीप महेश्वरी की वीडियो देखते हैं आप लोग? भैया को 3.5 मिनट पता ही नहीं कि किस सवाल का जवाब देना है, अलग ही चल रहे हैं। अच्छा उससे भयंकर सदगुरु की वीडियो देखते हैं आप लोग? सॉरी इफ दे आर सदगुरु फैंस। सदगुरु और राहुल गांधी दोनों वो शख्स हैं जिनको एक चीज शायद इंग्लिश में नहीं सिखाई गई, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो पूछा उसका जवाब दीजिए। किसी ने पूछ लिया इज सेक्स ओके बिफोर मैरिज, उसका भी आंसर कॉस्मोस में लेके चलेगा। मैंने कहा मतलब मेरा दोस्त जो परसों रात ओयो में गया था उसके लिए प्लूटो जिम्मेदार था। परफॉर्म ऐसे करो कि 40 लोग कंफ्यूज हो जाएंगे शो है क्या। जहर फैला था भाई चांद पे एकदम, जब ये चंद्रयान उतर गया तो मेरे काफी एकदम लौंडे शायर जो लोग होते ना, एकदम ऐसे लौंडे शायर जो नए नए शायर बनते भाई, कि उसके दिल को जीतना कहाँ आसान था। क्या बात है। उसने 3 बार मुझे इनकार किया, मैं भी तो चंद्रयान था। हद चल गई है चेपगिरी की। तो मैंने भी लिख दिया था, मैंने कहा मैं भी कुछ लिखूं, मैं भी कुछ लिखूंगा। ऐसे कैसे? मैंने एक शो में सुनाया भी था कि मैं मूडी पोएट हूँ, वंस इन अ वाइल लिखता हूँ। लिख लो यार, मैंने फर्जी मुशायरा का एक सीजन में लिखने की कोशिश की, इसी बहाने मैंने आपको बता दिया कि है। सो इससे पहले वहाँ सुनने को मिले, यहाँ लिखना कि मैं जो है मूडी पोएट हूँ, वंस इन अ वाइल लिखता हूँ। कभी उसकी आंखें, कभी जुल्फें, तो कभी स्माइल लिखता हूँ। वो अपनी हर इंस्टा पोस्ट में खुद को चांद कहती है, तो मैं भी बायो में सेलेनोफाइल लिखता हूँ। सेलेनोफाइल, ये भी मैंने एक लड़की के बायो से उठाया था। क्या क्या गजब बात। लड़कों के कैप्शन खत्म हो जा रहे हैं भाई साहब एक लाइन में, कि आर्टिस्ट पोएट। लड़कियों के बायो भाई साहब इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है पूरा। शी इज अ 10 बट यू वोंट गेट टू रेट हर। मतलब कौन कर रहा भाई, पहले बताओ। अलग ही कॉन्फिडेंस है। मतलब लड़कियां अपनी फोटो शेयर करती, कितनी बढ़िया कैप्शन लिखते हैं। लड़कों का देखो भाई, हम स्कूटर के साथ फोटो खिंचाएंगे ऐसे, नीचे दुआएं लिख देंगे, लाइक करने वाले को 50 रुपए। हमारा जिंदगी भर इंपोस्टर सिंड्रोम चल रहा है एकदम ऐसे। लड़कियां कमेंट में एक दूसरे को अप्रिशिएट करती हैं, हो सच ए नाइस ब्यूटी गॉर्जियस। लड़के आपस में हाँ आजकल बहुत चल रहा है।
बर्थडे था, आपने अपना बर्थडे फेक किया था कि 60वां बर्थडे, इतने लोग गिफ्ट ले, लड़कों के साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब गिफ्ट भी आपको अच्छे से मिले होंगे। हमारे लड़कों को नहीं, इनके लिए देखिए सारा खुशियों से माहौल भरा पड़ा है। हम लड़के खुद ही फोन करके बताते हैं कि बर्थडे है, उसमें भी जवाब आता है अच्छा कहाँ मरा पड़ा है। लड़कियां क्या थॉटफुल गिफ्ट देती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या थॉटफुल गिफ्ट देती हैं कि यार नो स्मिता लव्स दिस कलर्स, विल गिव हर लाइक दिस टी कप, ऐसा ना। मैं पिछले हफ्ते मेरे दोस्त का बर्थडे था, हमने 4 डब्बे में पैक करके गणपति दिया था। फिर 4 डब्बों का भी लॉजिक लगाया हमने कहा जिस दिन काम, मुंह, लोभ और सब कुछ छोड़ दोगे ईश्वर मिल जाएंगे। जूते पड़े हैं। तो बैक टू चांद। so मैंने तो अब कविताओं पे आते हैं। सारी भड़ास निकाली मैंने। एक्चुअली कब से भरा पड़ा जो आखिर में आता तो पगलाई होता है ना कि यार इतना सुन लिया, बोलना भी है मुझे क्या है। खैर तो चांद पर जो है बहुत साल पहले एक चाइनीज स्पेस 2020 के आसपास जब चाइना ने कोरोना छोड़ दिया, उसके बाद चुपचाप से स्पेस क्राफ्ट छोड़ दिया था पीछे, है ना। तो वो रशिया और रशिया और भी चीज़ों में आता है काम, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, एक चंद्रयान का मैं एक और सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कविता पे आता हूँ। हमारे एक ना अजय मिश्रा करके ना एक ऐसे ही शायर दोस्त हैं, ठीक है। उनका फेसबुक प्रोफाइल में पंडित हैं, इंस्टाग्राम पे गंद मचा रखी है, ठीक है। वो भी ऐसी फालतू एकदम क्या बताने, वो एकदम भिवंडी वाली इंग्लिश में पूरी शायरी लिखी हुई थी। तो प्लीज पार्डन मी इफ दिस लाइक ऑफेंड्स एनीवन, पर उन्होंने लिखा था चंद्रयान लैंड हो गया, हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया, और ये 4 अद्भुत लाइनें लिखी उन्होंने कि इंडिया लैंडेड ऑन मून, फाइनली अ कंट्री दैट्स नॉट अमेरिकन बट एशियन, कुछ तो सीखो मर्दों, इवन मून प्रिफर्स इंडियन ओवर रशियन। मैंने स्क्रीनशॉट लेके फैमिली ग्रुप में भेज दिया। मैंने कहा इनसे करवाते हो सत्यनारायण की पूजा। पंडित जी को अचानक डीपियां दिखना बंद हो गई। काल सर्प दोष उल्टा पड़ गया उनपे। सो एक ऐसा मिशन था जिसपे ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे सैंपल्स टार्डिग्रेड्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सैंपल निकाल के भेजे गए थे कि ये चांद पर जाएंगे, लैंड करेंगे, और बहुत सालों बाद शायद चांद पे कॉलोनीज होगा, जीवन होंगे। यहीं से मेरी शिकायत और कविता शुरू होती है कि गुलजार नए कौम से चांद की सतह करने के लिए, उसकी सतह पर फतह करने के लिए इंसानी कोशिश की पुरजोर आजमाइश थी। इस बार कुछ नया करने की ख्वाहिश थी, जो जिंदा रह सके हर मुमकिन हालात में, गर्मी, मौसम, धूप, बरसात में। ऐसे नस्लों को रखा गया खंगाल कर, फिर बड़े महफूज तरीके से उसे संभाल कर लेकर उड़न खटोला चांद की सतह पर गया, पर सपने अधूरे रह गए, वो टूटा सब बिखर गया। खबर भी मिट जाती अगर उसके निशान मिटा देते। मेरी शिकायत बस इतनी थी कि अगर यही करना था तो लिखने वालों को बता देते, तो हम भी ले आते हर मरहूम शायर के कब्र की मिट्टी, साहिर अमृता के बीच लिखी गई कोई एकाक चिट्ठी। जावेद गुलजार साहब का कुर्ता, जावेद साहब की कलम, मधुशाला के कुछ पन्ने कुछ ज्यादा या कम, या फिर दिनकर जिन्हें कहा जाएगा महाकवि हर सदी का, वो प्रथम या सप्तम सर्ग रश्मि गति का, या वो सारे किताब जिनसे, या वो सारी लाइब्रेरियां जिनसे लबरेज है किताबों के ढेर, जॉन एलिया का लिखा हुआ कोई भी शेर। सब कुछ महफूज करके सहेज देते, उड़न खटोले में इसे भी भेज देते। हाल तो तब भी उड़न तश्तरी का वही होता, पर क्या पता आज से सालों बाद, जमाने बाद चांद पर चांद का पहला कवि होता। इंसानी नस्ल है, इंसान जैसा ही दिखता वो, हवा पानी से बेफिक्र किन बातों पे लिखता वो। क्या वो लिखता वेद पुराण, वेदों की ऋचाएं, या लिखता गजल, हाइकू जैसी, त्रिवेणी जैसी शनिकाएं? कैसी होती चांद पर बैठे कवि की लिखी हुई कविताएं? क्या जीवन के गम पे, दुख पे, या किस पड़ाव पे लिखता? उछलता ही रहता तो क्या ठहराव पे लिखता? लिखता कि ये कौन सी जगह है जहां पे मजहब मतलब कुछ भी सच नहीं है? लिखता कि मैं कितना अकेला हूं, यहाँ कुछ नहीं है। लिखता एक ऐसी दुनिया के बारे में ना जिसका आदि है ना अंत है। क्या उसकी भी कविता में यही लिखा जाता कि ब्रह्मांड अनंत है? उसकी कविताओं में इतना अकेलापन कि तुम महसूस कर लेते पढ़ने से पहले। उसके लिए वक्त ऐसे गुजरता कि सदियां गुजर गई लम्हे गुजरने से पहले।
ऐसे में प्रेम पर लिखना आसान न होता। मुझे लगता है चांद कवि की किसी भी कविता में चांद न होता। चांद को वो उलझा रास्ता, गड्ढे, सफेद पाषाण लिखता। चांद का कवि वो पहला कवि होता जो चांद को अपनी कविता में शमशान लिखता। अगर प्रेमिका होती तो उससे कहता कि एक दिन तुम्हारी उंगली थामे मैं चांद की सतह छोड़ जाऊंगा, और देखना किसी दिन तुम्हारे लिए वो नीली धरती तोड़ लाऊंगा। आशिक हैं। तो आशिकों की अपनी नुमाइश होती है, लिखने वालों को देखकर ही तो लिखने की ख्वाहिश होती है। अच्छा, तो ये बात है कि जहन में ऐसे ख्याल आते हैं, क्या तुम्हें भी चांद को देखकर ऐसे सवाल आते हैं कि सारी कायनात ही इस बात से महरूम है, सिर्फ चकोर को ये राज मालूम है, ये हमारा वहम है कि वो चांद को घूरता रहता है। चकोर दरअसल चांद पर चांद के कवि को ढूंढता रहता है। तो आज रात ये नुस्खा आजमा कर देखना, छज्जे पर जाना, आसमां से दिल लगा कर देखना, कि क्या पता ये बात वतन के हुक्मरानों तक भी पहुंची नहीं है। मुझे लगता है कि चांद पर एक कवि है, बस उसकी कविताएं हम तक पहुंची नहीं है। मेरे जितने भाई पीछे बैठे आज सच में छत पे चढ़ेंगे। है कौन लिख कौन रहा है भाई? तो चलिए, बहुत अच्छा सा, मतलब सच में लफ्ज़ों के कारीगर हैं, लफ्ज़ों से खेल गए आप। सच में 2 घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा झेल गए आप। और फिर भी शब्दों की नींद से जागे नहीं। क्या हिम्मत की दाद दूं, आप सब निकल के भागे नहीं। सो हैट्स ऑफ, बहुत प्यारी ऑडियंस है, थैंक यू सो मच। कि आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा ऐसा कहकर भी नहीं आते आप, सच में आके बैठ गए। लोग हमारे यहाँ पैसे लेकर भी नहीं आते। तो चलिए आखिरी कविता, क्योंकि ये बेखौफ बातें एक है। तो मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी, डिसेंट वाली कविता है, जिसका कई बार आप चीज़ें लिख देते हैं, उसका मतलब, उसके मायने बहुत बाद में समझ में आते हैं। उस कविता का नाम है आवाज़। तो खैर ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड लग सकती है, लेकिन ये हर उस शख्स के लिए जैसे लगता है कि आवाज़ उठानी है या नहीं, या क्या हो जाएगा। सो ये कविता, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा, उसके बाद जो आएगा वो गजब है। तो आवाज़ का मतलब समझते हो? आवाज़ के मायने जानते हो? आवाज़ तुम में तुम्हारे होने का वजूद है। आवाज़ खुदा की नेमत है, आवाज़ वो खुद है। आवाज़ इजहार तबीयत है कि खुश हो ना खुश हो, बेखौफ हो शर्मिंदा हो तुम। आवाज़ इस बात का सबूत है कि सांसें चल रही हैं, जिंदा हो तुम। वो चाहते हैं तुम अपनी इस इनायत को भूलो, आवाज़ उठाने की अपनी कवायद को भूलो, पर तुम उनकी सिखाई कोई बात नहीं भूलना। मैं 93 नहीं भूलूंगा, तुम गुजरात नहीं भूलना। भूलना चाहोगे तो भी वो भूलने नहीं देंगे। ये सियासती बर्फ़ है, वो पिघलने नहीं देंगे। ये उनके हिस्से का सूरज है, वो ढलने नहीं देंगे। पर आज बात ढलने की नहीं, एक साथ चलने की है। हर मंच से बेखौफ होकर अपने बात रखने की है। वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ कर पाओ तुम, इससे पहले कि आवाज़ उठाओ बिखर जाओ तुम। क्योंकि उन्हें, लिखने वालों की मौत उनके लिए शहादत नहीं है। वो क्या है ना, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। पर इससे पहले कि सुगोसाज खामोश हो जाएं, लिखने वाले मुकम्मल नींद में बेहोश हो जाएं, कोई सुर छेड़ो, कोई साज उठाओ। वो चाहते हैं आवाज़ें ना रहें, तो तुम पुरजोर ताकत के साथ आवाज़ उठाओ, क्योंकि उनके पास रोकने की तरकीबें बहुत हैं, पर तुमसे भी तो दोस्त दुनिया को उम्मीदें बहुत हैं। आवाज़ उठाओ कि वो बच्चे जो कांधे पे बस्ता हाथों में तिरंगा लिए निकल जाते हैं, जो तुम्हारे झूठे वादों से बहल जाते हैं। उन्हें सुकून है, उन्हें पता है कि तुमने उनके आराम के इंतज़ाम किए होंगे, तुमने उनकी आज़ादी के भी कुछ इंतज़ाम किए होंगे, इतने से तो एहसान किए होंगे। आवाज़ उठाओ कि ये बच्चे नया हुनर सीखना चाहते हैं, ये मुझसे कलम पकड़ा के कहते हैं कि ये भी देश पे लिखना चाहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज़ की नन्ही बस्तियाँ ना जलाई जाएं, ताकि जब ये बड़े हों तो इनकी तस्वीरों के आगे मोमबत्तियाँ ना लगाई जाएं। आवाज़ उठाओ कि ये नई नस्ल जब बड़ी हो तो ये अपनी मर्जी से, अपनी समझ से क्या कहना है क्या नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं, क्या समझना है क्या नहीं, के बीच के फ़र्क को अपने तरीके से नाप तोल सकें। आवाज़ उठाओ कि ये नस्ल जब बड़ी हो तो वो जो बोलना चाहे बोल सके। शुक्रिया, थैंक यू।